नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता में आज बात चार चेहरों की। सत्ता के लिए चेहरे भी हैं और मुद्दे भी हैं। ये चार चेहरे या यूं कहें मुद्दे हैं। बंगाल में आंदोलनकारी किसान, नंदीग्राम में नामांकन भरने वाले शुभेंदु अधिकारी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों में दल बदलने वाले नेता और जेल में बंद आजम खान। सत्ता के समीकरणों में ये चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में मंदिर, मजार, हिंदू मुसलमान के बीच आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान भी शामिल हो गए। ये बंगाल में सत्ता का खेल बनाने नहीं बल्कि बीजेपी का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन क्या बंगाल की सियासत में कभी किसान मुद्दा रहा है? चलिए समझने के लिए बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी किसानों की एंट्री हो चुकी है। इनका दावा है कि वो बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को छोड़ के किसे वोट दें। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आपके प्रदेश की सरकार अच्छी है या नहीं। बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के फूल को वोट देने की भूल ना करें। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या ये किसान बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? क्या किसान बंगाल के सियासी समीकरण में बदलाव ला सकते हैं? ये सवाल इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि जिस बंगाल के सियासी रण में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान उतरे हैं, वहां कभी किसान मुद्दा बना ही नहीं। मंदिर, मजार और हिंदू मुसलमान के बीच किसान कभी राजनीति के केंद्र में आया ही नहीं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बंगाल के किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बंगाल सरकार ने किसानों की मौत पर 2 लाख रुपए का मुआवजा देने वाली कृषक बंधु योजना शुरू की है, जिसमें राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक 9000 किसानों को कृषक बंधु योजना का लाभ मिला है। सवाल यह कि जब किसानों ने आत्महत्या ही नहीं की, फिर वो 9000 किसान कौन थे जिन्हें इस योजना के तहत लाखों रुपए मुआवजा दे दिया गया? बंगाल में किसानों की स्थिति शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 72 लाख किसान परिवार हैं। 2016-17 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में किसान परिवार की औसत आय 7000 से भी कम है। हालांकि 2019 में ममता सरकार ने दावा किया था कि पिछले 8 साल में बंगाल में किसानों की आय में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे कई आदिवासी इलाके हैं जहां गरीब किसान चावल के साथ आज भी चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जब न जाने कौन कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, तब हमारे ये आदिवासी आज भी ये चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। सब्जी किनने के लिए पैसा नहीं है तो ये पेड़ में मिलता है चींटियां, इसलिए वो लोग चींटियां खाते हैं। ये आलम तब है जबकि करीब 150 साल पहले इसी बंगाल में किसानों ने नील आंदोलन किया था। नील की जबरन खेती कराने के खिलाफ नादिया से लेकर मालदा और दिनाजपुर के लाखों किसान भी इस आंदोलन में जुटे, जिसका ऐसा असर हुआ कि बिहार के चंपारण और दरभंगा के किसान भी इस आंदोलन में जुड़ गए और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को हार मानकर किसानों के हक में फैसला देना पड़ा। तो आजादी के बाद किसान कभी सत्ता का चेहरा बंगाल में नहीं बन पाया। 1988 में ऊंची बिजली दर के खिलाफ और फसल के सही कीमत की मांग को लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बुलावे पर दिल्ली में करीब 5 लाख किसान जुटे थे, जिनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर कभी किसान किसी सरकार के सामने अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चुनाव के वक्त किसान न रहकर जातियों और पार्टियों में बंटकर रह जाता है। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल बताते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या आंदोलनकारी किसान बंगाल में बदलेंगे सत्ता के समीकरण? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए। सवाल यह है कि क्या आंदोलनकारी किसान बंगाल में बदलेंगे सत्ता के समीकरण? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अभी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी अस्पताल से अब उनको छुट्टी मिल चुकी है, अपने घर की तरफ जा रही हैं। कोलकाता के SSKM अस्पताल में वो भर्ती थी
उनको नंदीग्राम में नामांकन के दिन चोट लगी थी, वो तस्वीरें सबके सामने थी और उसी चोट से एक नए तरीके की सियासत भी बंगाल में शुरू हुई। बीजेपी के लिए एक मुश्किल ये थी क्योंकि कहीं उन्हें डर था कि ये सहानुभूति की तरफ कहीं चोट ना ले जाए। ममता बनर्जी ने उस वक्त ये ऐलान भी किया था कि अब वो व्हील चेयर के जरिए आगे की अपनी चुनावी रणनीति को बढ़ाएंगी, रैलियां करेंगी और अब ममता बनर्जी अस्पताल से निकल चुकी हैं, व्हील चेयर पर हैं। देखिए, और इसी व्हील चेयर के जरिए उन्होंने कहा है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब इसी व्हील चेयर के जरिए वो बंगाल की आगे की अपनी जो चुनावी बिसात है उस पर आगे बढ़ना शुरू करेंगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि अब दो तरफा चीज़ें हैं। एक तरफ इस चोट को लेकर के विवाद है और दूसरी तरफ एक बड़ा डर ये भी कि कहीं इससे कोई सहानुभूति ना मिल जाए। रवि, अब आगे ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे आई तो उनके साथ बात किया, लेकिन अब ममता बनर्जी को देख के साफ पता चल रहा था उनका तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि अलग बात है, डॉक्टर ने ये कहा, उन्होंने बार बार प्रेशर दिया, इसलिए हम रिलीज करने में यहाँ पे हम लोगों को रिलीज करना पड़ रहा है उनको, लेकिन अभी भी 48 आवर्स उनको निगरानी में रहना चाहिए था। तो लेकिन उनके बोलने पर बावजूद उसको रिलीज किया जाता है। पूरा सब कुछ देख के पैरामीटर्स कैसा ही है। अब वो घर यहाँ से संडे उनका मैनिफेस्टो जो है वो यहाँ पे रिलीज होने वाला है। फिर मंडे से आगे उनका जितने भी कार्यक्रम है पॉलिटिकल वो शायद शुरू हो जाएंगे। रवि, संडे तक, इसका मतलब इतवार तक ममता बनर्जी बाहर नहीं निकलेंगी? घोषणा पत्र के बाद ही ममता बनर्जी आगे चुनावी रण में आएंगी? देखिए, अभी तक तो ये पता चल रहा है क्योंकि संडे उनका मैनिफेस्टो है। अभी तक मैनिफेस्टो जो 14 मार्च आप वो उसको नंदीग्राम दिवस कहा जाता है। नंदीग्राम के उस दिन नंदीग्राम में जो जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब से बंगाल पहुंचे किसान नेताओं की तरफ। पश्चिम बंगाल, और ये जब ये नेता पहुंचते हैं वहां पर तो राजनीति में किसानों की चुनावी एजेंडे का बड़ा मुद्दा बनाने का ये लोग दावा कर रहे हैं। दावा है कि नाराज किसान इस बार सत्ता को सबक सिखाएगा। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई में किसान मुद्दा बनता दिख रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि सूबे की सबसे चर्चित सीट और सबसे चर्चित चेहरे जो कुछ कर और कह रहे हैं उससे सत्ता का समीकरण कुछ और बनता दिख रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट से दूसरे सबसे चर्चित चेहरे का नामांकन है। जिस बंगाल की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को मुद्दा बनाने का इरादा लेकर पहुंचे हैं, उस बंगाल की सबसे चर्चित सीट पर मुद्दा मंदिर, मजार और भीतरी बहारी का संग्राम है। सबसे पहले मंदिर ही आ रहे हैं, मंदिर से ही। अरे भाई, मेरा ये मंदिर के साथ बहुत दिन का संपर्क, बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, मेरा ये मंदिर का योगदान है। लेकिन शुभेंदु ने ही मंदिर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ने भी करीब 28 घंटे के दौरान नंदीग्राम में 19 मंदिरों और एक मजार का दौरा किया था। ये महज इत्तेफाक नहीं कि ममता और शुभेंदु की राजनीतिक शैली मिलती जुलती है। ये वही शुभेंदु हैं जो कल तक ममता के सबसे करीबी थे, वही शुभेंदु जिन्होंने नंदीग्राम में ममता के साथ लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप तो पूछ लेना नंदीग्राम का लोग को, जो प्रीस्ट है ना मंदिर का पुरोहित है, उसको पूछ लेना, पंडित को, शुभेंदु कितना बार आया, सनाचुड़ा सिंगवाइनी मंदिर का साथ शुभेंदु का रिलेशन क्या है। इस मंदिर का हर ईंट में शुभेंदु है। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स 10 साल किया। लेकिन अब उसी नंदीग्राम की राजनीतिक विरासत को लेकर ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं। कल तक ममता को अपना कहने वाले शुभेंदु अब नंदीग्राम में ममता को बाहरी बता रहे हैं। लेकिन खुद वो ऐसी पार्टी में पहुंच गए हैं जिसके बड़े नेताओं को बाहरी बताकर ममता बनर्जी मुद्दा बना रही हैं। ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्षण स्वच्छ भियावाममेते। भीतरी और बाहरी की लड़ाई लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी क्यों छोड़ी, इसकी आज वो कई वजह बता रहे हैं। लेकिन पार्टी बदलने वाले शुभेंदु कोई इकलौते नेता नहीं है। हाल ही में देश में पाला बदलने वाले नेताओं का एक आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर कांग्रेस पार्टी का है।
2016 से 2020 के बीच 170 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। 4 साल में कांग्रेस के 42% विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इनके पाला बदलने से क्या कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ा? इसे भी एक आंकड़े के जरिए समझते हैं। 1980 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 309 सीटें जीती और 10 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन 2017 में यूपी में कांग्रेस महज 7 सीटें जीत पाई। बिहार में 1985 में कांग्रेस ने 196 सीटें जीती थी। 16 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन 2020 में बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक ही जीत पाए। 1998 में कांग्रेस में दिल्ली में 52 सीटें जीती थी। 2020 में दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं कि यह सब कुछ नेताओं के पाला बदलने से हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह जनता का मूड बदलना था। तो सवाल यह कि आखिर क्यों कांग्रेस में कलह की वजह है? पिछले कुछ सालों में क्यों कांग्रेस नेता एक के बाद एक पार्टी को अलविदा कह रहे हैं? इसकी वजह तलाशने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं से बात की। ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो उन तक पहुंचने नहीं देते या खुद नहीं समझते, पता नहीं ना जाने क्या कारण है। पर मेरे ख्याल से उस वजह से बहुत सारे लोग डिससैटिस्फाइड हुए पार्टी से, उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। चाहे मुखिया विहीन कोई संगठन हो जाता है। कांग्रेस के लोग, मुखिया अच्छा होता था तो कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस सत्ता में बनी थी। लेकिन जब से मुखिया, आज के डेट में उनके कोई मजबूत फैसला लेने वाला उनके पास नहीं है। धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस के लक्ष्य था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जो कार्यशैली थी, जो कि नेताओं के द्वारा जो किए जाए कार्य से मुझे प्रतीत हुआ कि ये सांप्रदायिक शक्तियों से, फासिस्टवादी ताकतों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। तब मुझे निर्णय लेना पड़ा और मैं उस निर्णय की कड़ी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो नेताओं के लगातार पाला बदलने की वजह से ही कांग्रेस सरकार 1985 में दल बदल कानून लेकर आई थी। 1985 में दल बदल कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया। 2003 में इस कानून में संशोधन भी किए गए। इस कानून के मुताबिक कोई निर्वाचित सदस्य तब अयोग्य घोषित किया जाता है जब कोई विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाए, कोई निर्वाचित सदस्य सदन में पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करे, कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करे, विधायक या सांसद बनने के बाद खुद से पार्टी सदस्यता छोड़े। लेकिन दल बदल कानून क्यों जरूरी था, इसे समझने के लिए आया राम गया राम के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। 21 जनवरी 1980 को हरियाणा के सीएम भजनलाल जनता पार्टी के अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दल बदल से रातों रात हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार दल बदल किया। हसनपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते गयालाल पहले कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में गए, फिर जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए और उसी दिन फिर कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में चले गए। सोचिए, एक दिन में 3 बार दल बदले। तो सत्ता में कितनी ताकत होती है, इसकी अहमियत, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस तरह सत्ता बदलने के साथ ही समीकरण बदल जाते हैं। कैसे सत्ता जाते ही सियासी चमक फीकी पड़ जाती है। सियासत के आसमान में हनक और चमक रखने वाले सूरमा कैसे सलाखों के पीछे हो जाते हैं, एक रिपोर्ट से समझिए। गाड़ियों का काफिला, आगे पीछे अफसरों का हुजूम। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की यह हनक और धमक हुआ करती थी। आजम खान, जिनका रुतबा समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी शहंशाह से कम नहीं था। याद कीजिए, जिनकी एक भैंस को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था। आज उन्हीं आजम खान के लिए अखिलेश यादव साइकिल पर सवार है। आपको बता दें कि 9 बार विधायक, 4 बार मंत्री और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके सियासी आजम खान के सियासी सितारे इन दिनों गर्दिश में। पिछले 1 साल से आजम खान जेल में है। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसा। आजम के खिलाफ 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 75 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
2011 में मुलायम सिंह यादव ने जब अखिलेश को यूपी का सीएम बनाने का ऐलान किया तो विरोध करने वालों में आजम खान सबसे ऊपर थे। तब से लेकर अब तक अखिलेश और आजम खान के रिश्ते ठंडे ही रहे। पिछले 1 साल से जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात तक नहीं हुई, लेकिन अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 साल दूर हैं, तो अखिलेश को आजम खान की याद क्यों आई? यूपी की सत्ता के लिए अखिलेश को आजम अब क्यों जरूरी लग रहे हैं? यूपी के मुस्लिम मतदाताओं में आजम की अच्छी पकड़ है। ओवैसी की एंट्री से अखिलेश को मुस्लिम वोट खिसकने का डर है। हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। अखिलेश के राज में विरोधी आरोप लगाते थे कि यूपी में 2.5 सीएम हैं। इन 2.5 सीएम में एक नाम आजम खान का भी था, लेकिन अखिलेश, आजम और शिवपाल की लड़ाई में मुलायम का कुनबा बिखरा और समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर होती चली गई। अब सत्ता के लिए अखिलेश यादव इस बिखरे कुनबे के एक पक्ष को समेटने की राह पर निकले। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, रामपुर। तो क्या वाकई अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत है? क्या वाकई अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है? इसे समझने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। 2012 विधानसभा चुनाव में 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान, 2012 में इन 73 में 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। 70 विधानसभा सीटों पर 20% से 30% मुस्लिम आबादी रही। इसमें 2012 में इन 70 सीटों में से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। 2017 विधानसभा चुनाव 140 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी ने 109 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को महज 23 सीटों पर ही जीत मिल पाई। 140 सीटों में से 2012 में समाजवादी पार्टी को 72 सीटें मिली थी। 2012 में एसपी की सरकार बनाने में 72 सीटों की अहम भूमिका रही थी। लेकिन यूपी की सियासत समझने वाले आज सब हैरान हैं कि आखिर अखिलेश यादव को आजम खान की याद कैसे और क्यों आ गई। अगर डर मुस्लिम वोटों का है तो यूपी में आजम खान से ज्यादा मुस्लिम वोटरों में पैठ मुलायम सिंह यादव की है। वैसे यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों की क्या अहमियत है, इसे आप 2019 के लोकसभा चुनाव के जरिए भी समझ सकते हैं। और अगर आप तस्वीर देखें तो 2019 लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट था वो लगभग समाजवादी पार्टी को 73% मिला था। कांग्रेस को उसके बाद दूसरे नंबर पर 14% मिला, बीजेपी को 8% और बाकी अन्य 5%। तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एसपी बीएसपी का गठजोड़ था जिसमें 73%, 73% वोट उस वक्त समाजवादी पार्टी को मिला था। और कहीं ना कहीं यही डर है। जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव को डर है कि ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट बैंक में और बंटवारा ना हो, खास तौर से बंटवारे की लकीर कोई अपना ना खींचे। आज का राजनीतिक इतिहास 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। यह बहुत महत्वपूर्ण, और आज इसी इतिहास के जरिए हम आपको सवाल का अपना जवाब भी दे देते हैं। हमने आपसे सवाल किया था कि आंदोलनकारी किसान बदलेंगे बंगाल के समीकरण, इसका जवाब हमको मिल गया है। और इसमें 73% लोग कह रहे हैं हाँ वो लोग बंगाल के समीकरण बदल सकते हैं। 25% लोगों का जवाब नहीं है और 2% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।